What was that mind which hit you hard कि मुझे अब कॉर्पोरेट से बाहर आना है? द मोस्ट अंडररेटेड थिंग और जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो है डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन मेकिंग सिखाना बहुत जरूरी है। फिर ETF किनको लेने चाहिए? ETF की लेने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ETF इज म्यूचुअल फंड विच इज ट्रेडेड। How do we treat SWP for us? हर चीज के लिए जो आप करते हो उसके लिए एक बकेट बना लीजिए, पर पहले लाइफ की सीट बेल्ट पहनिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। आप अपने लिए भी कुछ करते हैं अपनी स्पिरिचुअल पीस के लिए? विनर्स आर अडेप्टेबल। जो जीतते हैं वो सीखते हैं और जो सीखते हैं वो जीतते हैं। विंडफॉल गेन्स एक टर्म है हमारी इंडस्ट्री में। मार्केट ने पिछले 3 साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। योर 10 लाख इज 18 लाख। तो एक चीज याद रखना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो मुद्दा ये है कि आप पैसा बना ही नहीं पाओगे अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा समय आप मार्केट में रहोगे उतना आपको रिटर्न्स बनेंगे। एंड नोबडी ऑन अर्थ कैन बीट द रिटर्न्स व्हिच आर जनरेटेड ओवर टाइम। आजकल अब तो सेबी ने कैटेगराइजेशन करने के बाद थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। तो व्हाट वुड बी द राइट एसेट एलोकेशन? लोग कहते हैं यू कैन टेक रिस्क एज पर योर एज। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ETF कौन से लेने चाहिए एज पर द ट्रेंड या एज पर द परफॉर्मेंस? नहीं, देखिए मैं तो निफ्टी 500 है, तो निफ्टी 500 के 4 ETFs हैं। Okay. पहला ETF है आपका निफ्टी 50, फिर है निफ्टी नेक्स्ट 50। हाँ, निफ्टी नेक्स्ट आजकल दिस इज इन द अपकमिंग थिंग। बिकॉज सी निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना सबसे ज्यादा गिरा था। अगर आप देखें पिछला फॉल जो हुआ है तो निफ्टी 50 गिरा 17%, निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा 27%। ये मिड कैप ओरिएंटेड नहीं, ये लार्ज कैप है, बट अगले 50 है। अगले 50 का। हाँ, ओके, ये है लार्ज कैप ही। Okay. तो यानी गुड कंपनीज फेल अ लॉट। Okay. तो मजा आ गया, मतलब एकदम टाइम हो गया खरीदने का। बायर्स मार्केट, बायर्स था वो, तो मैंने बहुत जम के खरीदा। Okay. तो निफ्टी अच्छा जम के क्या खरीदना है, वो जो रूल है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ज्यादा खरीद लेते हो आप। आपने बना रखा तो है रूल सेट है ना आपका, तो रूल गेम सेट है, तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ओके, तो 100 हो गए, पहली 100 हाँ, कंपनीज yes, हो गई। 100 हो गया। फिर आता है निफ्टी मिड कैप 150, ये 150 मिड कैप कंपनीज है। ठीक है, तो इसका भी एक ETF है, वो भी आप ले लो। और लास्ट में आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो अब आपके पास देश की टॉप 500 कंपनी होगी, अब ये कहां जाएंगी? बस इसी में पैसे बहुत बन जाएंगे। बहुत बन जाएंगे। आपको क्यों कचरा उठाना है? सही बात है। लोग है ना कचरा उठाने लग जाते हैं कि मैं कोई पेनी स्टॉक उठा लूं या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा स्टॉक उठा लूं। ओवरनाइट, ये ओवरनाइट रिचनेस जो अट्रैक्ट करती है हाँ। ना, एवरीबडी कैन नॉट बी लकी कि वो बिल्कुल। ओवरनाइट रिच हो जाए। देखिए उसमें भी क्या होता है, फिर आपको ना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आपको लंबे समय के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ता है। अगर आप छोटा स्टॉक उठा रहे हैं तो छोटे स्टॉक को स्टडी ज्यादा करना पड़ता है, उसके रिस्क को समझना पड़ता है, जो आपका डेली काम नहीं है। आप अपना धंधे पे लगो यार, आप बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उधर लगो ना। इधर क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तक सर इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी। ETF और म्यूचुअल फंड आज के टाइम में अब फाइनली इतने ओवर द इयर्स म्यूचुअल फंड हैव टेकन अ प्लेस इन द मार्केट एंड पीपल आर गेटिंग कंफर्टेबल। ETF इज अ न्यू नेम, experts have hands on it, but people like me who are still yet to develop the connection with the ETF, what would you recommend कि बेसिक तो कोर डिफरेंस क्या है दोनों का, प्लीज़ थोड़ा सा वो बताएं। फिर ETF किनको लेने चाहिए, ETF की लेने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा ETF के बारे में बताएं। देखिए ETF इज म्यूचुअल फंड विच इज ट्रेडेड। ओके, बस सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ETF क्या होता है? ETF इज अ बास्केट एंड ETF जो है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करता है। ओके, तो जैसे निफ्टी 20 है तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स उस ETF में। तो व्हाई नॉट इंडेक्स फंड इन दिस? देखिए इंडेक्स फंड और ETF में एक मेजर फर्क ये होता है कि ETF जनरली हम एक्टिव स्ट्रेटजी के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अचानक से निफ्टी गिर गया, ठीक है, तो हो सकता है 2 बजे के बाद गिरा। अब 2 बजे के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो आपको उस दिन की NAV नहीं मिलेगी नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे का हमें पता नहीं निफ्टी का क्या होने वाला है, पर यहां मुझे लाइव निफ्टी 20 जो है वो भी निफ्टी के हिसाब से गिरता हुआ दिखेगा, तो मैं उसी दिन उस पॉइंट पे एंटर कर सकता हूं। तो यू कैन इनकैश द फॉल इमीडिएटली। ओके, और 4 जून को जब रिजल्ट आए थे, इलेक्शन के रिजल्ट लास्ट ईयर आए थे, तो NAV किसी को मिली नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। वो प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ इशू हो गया था। तो उस टाइम पे अगर किसी ने ETF खरीदा होता तो उसको वो प्राइस मिल जाता कि निफ्टी का गिरा हुआ प्राइस उसको मिल जाता। तो ETF इज फॉर एक्टिव स्ट्रेटजी। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं एक हमारी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसमें SIP जा रही है, तो वो एक साइलेंट, वो पैसिव, इसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो you don't जिसमें have हमने to सिलेक्ट कर bother every day लिया। on हाँ, that. वो तो जा रहा है। ठीक है। एक है हम लोग कुछ ETFs यूज करते हैं, 7-8 ETFs, जिसमें हमारे को जैसे गोल्ड है, गोल्ड आप म्यूचुअल फंड से खरीदेंगे, इट इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि गोल्ड का म्यूचुअल फंड गोल्ड के ETF में पैसा डालता है। ओके, तो आप गोल्ड के ETF के लिए पहले एक्सपेंस रेशियो दो, फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो दो, वो लॉजिकल नहीं है। तो हम सीधा गोल्ड का ETF खरीदते हैं, ठीक है। तो हमने गोल्ड का ETF खरीदा, तो हमने क्या किया हुआ है, ऐसे 8-10 ETF रखे, जैसे हम गोल्ड, सिल्वर, ये निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, और हमने कुछ ग्लोबल इंडेक्स पकड़े, जैसे हैंग सेंग हो गया, चाइना का, US का हो गया, तो इनके ETFs मिल जाते हैं। अच्छा, तो एवरी डे वी पुट दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर कि आज कौन ज्यादा गिरा है, जो ज्यादा गिरा है हम रोज खरीद लेते हैं। कुछ एक अमाउंट हमने तय किया हुआ है जो हमें रोज खरीद। तो ये मैनुअल सिप हो गई, ये मैनुअल सिप है, बट दिस इज सिप ऑन डिप। सिप ऑन डिप, अगर गिरेगा तो सिप होगी, तो ये वो वाली बात होगी, लोहा गर्म है मार दो, तो मार दो। क्योंकि क्या मैंने बताया ना कि इस मार्केट से 90% से ज्यादा लोग पैसे इसलिए नहीं कमाते क्योंकि वो महंगा खरीद के सस्ता बेचते हैं। तो आपको सस्ता खरीदना है और आप सस्ता खरीद नहीं पाते क्योंकि उस टाइम फियर आ जाता है। और हम लोग का उल्टा है, हम लोग को पता है कि हमें लॉन्ग टर्म खेलना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम खरीद लेते हैं। अब मैं म्यूचुअल फंड से नहीं खरीद पाता तो मैं
जो है ईटीएफ के माध्यम से खरीदता हूँ। लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, स्टॉक्स में मुझे रिस्क ये लगता है कि आप कंपनी के बारे में जानते नहीं हो, आपने स्टडी नहीं किया है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कब एग्जिट लेना है, तो इसलिए ये सब हेडेक छोड़ो, ईटीएफ लो। ईटीएफ बास्केट है, बास्केट कभी जीरो नहीं होता। ओके, एक कोई या दो स्टॉक निकल गए, खत्म हो गए तो चलो समझ आती है बात, पर बाकी तो बच जाएंगे ना। एंड वहाँ पे भी फंड मैनेजर है जो उन स्टॉक्स का केयर, उसमें ट्रैकिंग एरर होती है, जो सारे स्टैंडर्ड इश्यूज म्यूचुअल फंड के साथ होते हैं, सेम टेकन केयर टू अ प्राइमरी लेवल एंड देन यू डिसाइडेड। और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता। अच्छा, जैसे म्यूचुअल फंड में 1 साल तक एग्जिट लोड होता है, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप बिल्कुल स्टॉक की तरह खरीदते हैं, स्टॉक की तरह बेचते हैं। सब समझा। 2008 में जनवरी में मैंने जॉब स्टार्ट किया। ओके, और जैसे जॉब स्टार्ट किया तो एक वो जो बैंक अकाउंट ओपन करते तो वो आगे बेचने की, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए एसआईपी के माध्यम से। तो मतलब ये एसआईपी क्या होती है, तो उन्होंने समझाया, तो बोला अरे ये तो हार्मोनिक मीन है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है रुपी एवरेजिंग का, तो मैं स्टैटिस्टिक्स मेरे को आता था, तो मैंने बोला ये तो हार्मोनिक मीन है, मेरे को एसआईपी वर्ड नहीं पता था। मतलब यार ये तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चलो डालते हैं पैसा। तो मैंने डाला, धीरे धीरे पैसा डाला। मैंने जब डाला उसके बाद निफ्टी 63% करेक्ट हुआ। करेक्ट, हाँ 2008 जनवरी में डाला था, और 2008 में सबको पता है क्या हुआ था। यस आई नो। तो निफ्टी गॉट डाउन बाय 63%, पर मेरी एसआईपी बंद नहीं हुई। इन 5 इयर्स जितना पैसा मैंने डाला था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। ओह अमेजिंग। तो मैंने कैसे, एक बार अचानक से वो अकाउंट स्टेटमेंट आया, तो फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट आते थे, तो मैंने खोला, मैंने देखा, अरे मतलब इतना पैसा डाला था, इतना अच्छा। मुझे फटाफट आईआरआर निकालना आता था एक्सेल पे, मैंने आईआरआर निकाला। मतलब यार मैं खुद इतनी मेहनत करता हूँ, स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, सरदर्द करता हूँ, इतना सब। यहाँ पे तो वहाँ पैसा ही नहीं बनता। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पैसे बन गए। करेक्टेड मार्केट थी ना? नहीं, इन्वेस्टेड था। एंड यू वर इन्वेस्टेड। आई वाज इन्वेस्टेड एंड आई वाज इन्वेस्टिंग इवन एट द बॉटम्स। मतलब गिरते जा रहा था मैं डाले जा रहा था। एवरेजिंग हो रही थी हर मंथ, रुपी एवरेजिंग हो रही थी। यस। तो मैंने देखा, मैंने यार अब यही करेंगे जीवन में। तो जब मैंने 2013 के बाद फिर मैंने अग्रेसिवली एसआईपी करना चालू करा। ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एंड थोड़ा सा एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा एसडब्ल्यूपी भी बताएंगे कि हमने बना लिया एक अच्छा पोर्टफोलियो, आज हम सारे फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हाउ डू वी ट्रीट एसडब्ल्यूपी फॉर अस? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, कोई भी रिटायरमेंट प्रोडक्ट देखेंगे, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है एन्युटी और एक कंपोनेंट होता है लमसम। अगर आप एनपीएस देखते हैं, तो एनपीएस में आप 60 की उम्र तक इन्वेस्ट करते हैं, फिर आई थिंक 40% आप लमसम निकाल सकते हैं, और 60 निकाल सकते हैं, हमने लमसम निकाल सकते हैं, और 40 आपका एन्युटी बन जाता है। एन्युटी में जाएगा। तो एन्युटी इज एसडब्ल्यूपी। ओके, सिंपल। आप ही के पैसे जो आपने इन्वेस्ट करके एक वेल्थ बनाई है, वो आपको धीरे धीरे मिलेगी। अब वो आपको रीपे कर रहा है। रीपे करेगी, पर उसमें जो बचा हुआ पैसा होगा वो कंपाउंड हो रहा है। सो दैट इज ऑटो ग्रोइंग। दैट इज ऑटो ग्रोइंग। इसको एक छोटा सा एग्जांपल की तरह कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपका एक फंड बना 2 करोड़ रुपए, आपने तय किया जी कि मैं इसमें से 1 लाख रुपए महीना निकालूंगी। ठीक है। अभी वो पैसा अभी भी समझिए 10% पे कंपाउंड कर रहा है, बैलेंस पैसा। तो हर साल 2 करोड़ का 20 लाख आ रहा है। आप कितना निकाल रहे हो? 12 लाख। हाँ। तो 8 लाख एक्स्ट्रा आ गया। Yes. अब वो एक्स्ट्रा 8 लाख जाके प्रिंसिपल में वापस जुड़ जाएगा। वेरी गुड। तो 2 करोड़ 8 लाख हो गया। Yes. अब अगले साल वो 20 लाख की जगह 20,80,000 आ जाएगा। पर आप 12 लाख ही निकाल रहे हो, तो वापस क्या हुआ? 8,80,000 जुड़ जाएगा। समझ गए। तो अब ये 2 करोड़ 16 लाख हो गया। तो इस तरीके से ये कंपाउंडिंग, ये वाला बकेट भरता ही रहेगा, और फिर भी आप निकालते रहोगे। ये होती है पावर एसडब्ल्यूपी की।